डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को क्लास 9 सीबीएसई के बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत पेसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा मैकेनिज्म डिफ्यूजन लेकर उपस्थित हूं। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन जो है कहां पर होता है, और साथ ही साथ डिफ्यूजन के कौन कौन से मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखो, सर्टेन सबस्टांसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये जो है अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को दर्शाते हैं, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं, द रैंडम और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सबस्टांसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, या फिर कह सकते हैं कि इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ पे यही कहा है कि पदार्थों का उनके हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से उनके लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट या फिर रैंडम मूवमेंट करना ही कहलाता है डिफ्यूजन। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, नीचे में जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल ज्यादा है, यानी कि इनका कंसंट्रेशन हाई है। जबकि वही बात करेंगे यहाँ पर इसके बगल में ही, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है लो है, मॉलिक्यूल्स कम है। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, और यही कहलाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपने जाना यहाँ पर कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन सेलों और उनके जो इन्वायरमेंट होते हैं उनके बीच में गैसियस एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो कैसे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उसके सेल के अंदर में, सेल के बाहर में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके तुलना में, या फिर कह सकते हैं उससे ज्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा सेल से बाहर निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है सेल के अंदर इंटर करेगा, जब इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर में जो है लेस रहता है, कम रहता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के तुलना में तब। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरीके से जो है बाहर निकलना हो रहा है उसके कंसंट्रेशन की वजह से, और किस तरीके से ऑक्सीजन जो है अंदर में आ रहा है उसके कंसंट्रेशन में अंतर होने की वजह से। ठीक है, अलग से यहाँ पे फिर से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है कि सेल के अंदर में जो है आपका हाई कंसंट्रेशन में लगातार एक्युमुलेट होते जाता है, जमा होते जाता है। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे ये भी कह रहा है कि सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो लो होता है उस सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के तुलना में। अब यहाँ पर सेल के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपने लो कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ में जो आपका मूव करता है। यानी कि कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर की तरफ में मूव करता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो अमीबा के सेल के अंदर में डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है इंटर करता है, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर में घटता है। तो ऐसे कंडीशन में उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप सभी को समझ में आ गया है कि किसी पदार्थ के कंसंट्रेशन में अंतर होने की वजह से, उसके मतलब कि किसी बॉडी के अंदर में और उसके बाहर में किसी पदार्थ के कंसंट्रेशन में अंतर होने की वजह से या तो वो पदार्थ के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे या फिर अंदर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी अभी आप सभी को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का समझाया था अमीबा में, और दूसरे सेल में अभी आप सभी को समझाया था। चलिए डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है अमीबा को एक दिखाया हुआ है, तो ये आपका जो है एक अमीबा का यहाँ पर आप सभी स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, अब इस अमीबा में देखो कैसे जो है आपका डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए अलग अलग पदार्थों के जो है यहाँ पर
डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए जो है आपका मूवमेंट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका जो है एक्सटर्नल पार्ट हो गया और इसके अंदर में जो है आपका इंटरनल पार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि रेस्पिरेशन जो है वो आपका ऑक्सीजन को यूज करता है और फिर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका अंदर की तरफ में जाएगा, ऑक्सीजन जो है आपका सॉरी ऑक्सीजन जो है आपका अंदर की तरफ में जाएगा। ठीक है, अब कैसे जाएगा इस बात को समझो। देखो रेस्पिरेशन जो है आपका ऑक्सीजन को यूज कर लिया, तो ये ऑक्सीजन जो है पहले बाहर से अंदर की तरफ में आया था। ठीक है, अब ये जब रेस्पिरेशन में यूज किया गया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है अब चेंज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर क्या हुआ कि इंटरनल पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा बढ़ गया है और इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाने की वजह से क्या हो गया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बदले में जो है आपका ऑक्सीजन आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर जो है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन अंदर में। ठीक है, अब ये यूज किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगा तो वो आपका जो है बाहर निकलेगा। अगर इस अमीबा के अंदर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होता है तो ये भी जो है बाहर की तरफ में डिफ्यूज हो सकता है। हालांकि नॉर्मली जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है अंदर में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज करता है बाहर में। वो क्यों होता है, तो सब खेल जो है वो आपका कंसंट्रेशन पे है। यानी कि जब अमीबा के सेल के अंदर में जो है आपका ऑक्सीजन कम रहता है तो पानी में से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज कर जाता है अमीबा के बॉडी के अंदर में, और जब वो चेंज होता है CO2 में तो अंदर में जो है CO2 का मात्रा बढ़ जाता है और पानी में कम रहता है। तो फिर कंसंट्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा है और बाहर में जो है कम है, तो इस तरीके से CO2 जो है वो आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपने समझ लिया। अब देखो डिफ्यूजन के जो है दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक दूसरा होता है आपका जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक एक करके दोनों के बारे में हम जानेंगे कि ये डिफ्यूजन आखिर होते क्या क्या है। सिंपल डिफ्यूजन की बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो मेम्ब्रेन से हो करके बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर के हेल्प से ही होता है, घटित होता है। और इस प्रोसेस में एक्वस सॉल्यूशन में छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में डिजॉल्व हो जाते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, मतलब उसको जो है पार करते हैं, और फिर विपरीत साइड में मतलब अपोजिट साइड में एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं। यहाँ पर बात करें तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो मेम्ब्रेन के एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। चलिए अब हम लोग डायग्राम से भी इसी बात को समझ लेते हैं। मैंने आप सभी से कहा कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या करते हैं कि फॉस्फोलिपिड के जो बाइलेयर है, एक लेयर यहाँ का हो गया, एक लेयर यहाँ का हो गया, तो इसमें जो आपका डिफ्यूज हो जाता है, मतलब सॉरी डिजॉल्व हो जाता है। और डिजॉल्व होने के बाद से क्या करता है, इसको पार करता है, और पार करने के बाद से अपोजिट साइड में यानी कि यहाँ पर ये फिर से जो है एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है, और इस तरीके से ये अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में जो आपका ये पार कर जाता है, यानी कि आपका जो है ये डिफ्यूज कर जाता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन का यानी सिंपल डिफ्यूजन जो है आपका इस प्रकार से कंप्लीट होता है, ऑकर करता है। अब देखते हैं हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर को ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के बारे में। देखो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें कि आयन और मॉलिक्यूल जो है वो कुछ खास ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन से होकर के बहुत ही तेजी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, यानी कि जो है पार करते हैं। ये ट्रांस मतलब इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को जो है मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट का रेट जो है यहाँ पर मतलब इस डिफ्यूजन में जो है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सिंपल डिफ्यूजन। प्रत्येक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन जो है वो आपका एक खास स्पीसीज के यानी कि खास आयन या फिर मॉलिक्यूल्स को ही आपका ट्रांसपोर्ट करता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से होता है मेम्ब्रेन को पार करने के लिए। कभी कभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो चैनल क्रिएट करते हैं मेम्ब्रेन से होकर के, ताकि जो है कुछ निश्चित आयन और मॉलिक्यूल्स को
उनसे होकर के पास किया जा सके। इसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है नंबर्स ऑफ चैनल्स होते हैं ताकि जो है अलग अलग आयन पास कर सके। चैनल, ये जो चैनल होते हैं ये सभी जो है कुछ खास कॉन्स्टिट्यूएंट्स के माध्यम से जो है बंद रहते हैं, यानी कि क्लोज किए जाते हैं या फिर क्लोज रखे जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं गेट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर में जो है कुछ इंटीग्रल प्रोटीन दिखाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे प्रोटीन ओके। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, ये जो है अपने से होकर के और फिर जो है मॉलिक्यूल्स को ले रहा है, और लेने के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से ये बाहर में ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। यानी कि जो है हाइयर कंसंट्रेशन वाले रीजन से, जो कि इनसाइड द सेल है, यानी सेल के अंदर में जो हाइयर कंसंट्रेशन है, तो इधर की तरफ से जो है ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल्स को ले करके और लेने के बाद से जो है आउटसाइड द सेल, यानी कि जहां पर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उधर की तरफ में इस मॉलिक्यूल्स को जो है छोड़ दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, और ये काफी तेजी से होता है एज कंपेयर टू द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे ढंग से ये समझा पाया कि डिफ्यूजन क्या होता है और कैसे होता है। साथ ही साथ डिफ्यूजन के दो प्रकार जो होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड, ये दोनों कैसे होते हैं और कौन जो है थोड़ा स्लो होता है, कौन जो है थोड़ा सा स्पीड होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी बातें मैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझा पाया। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।